नमस्कार। मैं पवन कुमार प्रवीण एक बार फिर आप सभी का निर्माण आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करेंगे झारखंड पीजीटी इतिहास के हिंदी सिलेबस से संबंधित। चूँकि ये सिलेबस अंग्रेजी में है तो मैं उसका हिंदी में आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। इसके साथ में मैं आज यह भी बात करेंगे कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब समय बहुत आपके पास कम बचा हुआ है और आप सारे टॉपिकों को छोड़ छोड़ मतलब यदि पढ़ना चाहेंगे तो ये मुश्किल है। आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से परीक्षा में आते हैं तो उस पर आप फोकस कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। तो आइए आज के सिलेबस पर बात करते हैं। ठीक है, आज में बात करेंगे प्राचीन इतिहास। पहला जो सेक्शन ए है उसमें आप प्राचीन इतिहास से संबंधित आप सिलेबस पर बात करते हैं। तो प्राचीन इतिहास में जो है आप बात करेंगे सेक्शन ए में, तो उसमें जो पहला टॉपिक है सोर्सेस एंड अप्रोचेज टू स्टडी ऑफ ईयरली इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत के अध्ययन के क्या क्या स्रोत हैं, सोर्सेस के बारे में और उसका क्या दृष्टिकोण है, इससे संबंधित जो है प्रश्न जो है आपके इस टॉपिक में है। इसके बाद जो है दूसरा जो है प्रारंभिक देहाती और कृषि समुदाय है ना। प्रारंभिक देहाती और कृषि समुदाय से जो है प्रश्न जो है यहाँ से भी आते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे दूसरा टॉपिक में जो है आप दूसरा टॉपिक में यहाँ कहता है पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब प्रारंभिक जो है देहाती और कृषि समुदाय है उसके क्या पुरातात्विक साक्ष्य हैं, यानी द आर्कोलॉजिकल एविडेंस क्या है उसके बारे में जानकारी आपको रखना पड़ेगा। तीसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता, उसकी उत्पत्ति, प्रकृति और गिरावट। गिरावट मतलब यहाँ पर ह्रास, गिरावट का अर्थ क्या है, ह्रास, यानी डिक्लाइन। आप देखेंगे द इंडस सिविलाइजेशन, इट्स ऑरिजिन, नेचर एंड डिक्लाइन, मतलब सिंधु सभ्यता का कैसे उत्पत्ति हुआ, उसकी प्रकृति क्या था और उसकी गिरावट क्या है, यानी डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तीसरा टॉपिक जो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न होगा और पहला टॉपिक से भी प्रश्न होंगे। ठीक है, इस प्रकार अभी तक में 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गया है। आप देखेंगे टॉपिक 4 से भारत में आवास, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन और धर्म के पैटर्न, ये जो है आपको 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक पढ़ना है। और ये जो पढ़ना है आपको आर्कोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स के दृष्टिकोण से, यानी पुरातात्विक जो है दृष्टिकोण से आपको देखना है। 5वां जो टॉपिक है उसमें आप देखेंगे उत्तर भारतीय समाज और संस्कृति का विकास। तो उत्तर भारतीय जो है समाज और संस्कृति का विकास कैसे हुआ, वैदिक ग्रंथों का साक्ष्य संहिता सूत्र तक, यानी कहता है इवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ इंडिया सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कल्चर मतलब संस्कृति, एविडेंस ऑफ वैदिक टेक्स्ट मतलब वैदिक ग्रंथों का साक्ष्य। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप देखेंगे 6 जो टॉपिक है, यानी टॉपिक नंबर 6 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में आने की प्रबल जो है संभावनाएं है। टॉपिक नंबर जो है 6 में महावीर और बुद्ध की शिक्षाएं, समकालीन समाज निर्माण, शहरीकरण का प्रारंभिक चरण। तो आपको 6 नंबर जो टॉपिक है आपका यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड बुद्धा, कंटेम्प्रोरी सोसाइटी, यानी उस समय का समकालीन समाज कैसा था। ठीक है, ईयरली फेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, राज्य निर्माण और शहरीकरण का आरंभिक चरण क्या था, इसमें आप देखेंगे। चूँकि आप महावीर और बुद्ध के समय जब पढ़ेंगे तो उस समय जो है द्वितीय नगरीकरण चल रहा था, तो वहाँ पर
आपको समाज के बारे में पढ़ना है, राज्य निर्माण कैसे हुआ था इसमें। इसके बाद जो 7 नंबर भी टॉपिक जो है अति महत्वपूर्ण है। 7 नंबर से कई दफ़ा यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। मगध का उदय, यानी मगध का राइज ऑफ मगधा, ठीक है, मौर्य साम्राज्य है ना, आपके देखेंगे द मौर्य एम्पायर, अशोक अभिलेख यानी अशोक के शिलालेख, अशोक का इंस्क्रिप्शंस, हिज धर्मा और उसकी धर्म प्रकृति, यानी मौर्य साम्राज्य में उसकी धर्म का जो प्रकृति है, ठीक है, हिज धम्मा नेचर ऑफ द मौर्य स्टेट। तो आप देखेंगे ये 6 और 7 नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक के शिलालेख जो है उसको आपको ध्यान से रखना होगा कि कहाँ से कौन कौन सा शिलालेख से क्या पूछे जाते हैं। इसी प्रकार जो है टॉपिक 8 जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 8 में क्या है, आपके पोस्ट मौर्य पीरियड इन नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इंडिया, मतलब उत्तर और प्रायद्वीपीय जो है, उत्तर और प्रायद्वीपीय भारत में मरणोत्तर काल राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और धर्म, हलम और उसका समाज संगम ग्रंथ। मतलब यहाँ पर थोड़ा जो है ये देखना पड़ेगा कि कहता है आपका तिलहलम एंड इट्स सोसाइटी द संगम टेक्सटेट, मतलब संगम जो टेक्सटेट है उसको भी ध्यान से आपको रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा किसने लिखा, जिसमें 5 आपके महाकाव्य में आते हैं, जिनमें शिल्पदिकारम है, मणिमेखले है। तो ये सारे जो है आपको याद करना होगा कौन कब कब लिखा गया, उसके लेखक कौन हैं। आपका 9 जो नंबर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 में क्या है, गुप्त और गुप्त उत्तर गुप्त काल में भारत, यानी कहता है पोस्ट गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, यानी कहिएगा तो गुप्त और उत्तर गुप्त काल में, ठीक है, किस प्रकार जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया पेनिनसुलर इंडिया, मतलब वहाँ पर जो है उत्तर और भारत में राजनीतिक इतिहास कैसा था, सामंत व्यवस्था, राजनीतिक संरचना में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्कृति, धर्म आदि पर आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है सेक्शन बी के पहले आप देखेंगे 10 नंबर टॉपिक है। तो 10 नंबर टॉपिक जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के विषय, भाषाएं और ग्रंथ, कला और वास्तुकला के विकास के प्रमुख चरण, प्रमुख दार्शनिक विचारक, स्कूल विज्ञान और गणित में विचार। तो ठीक है, तो यहाँ से जो है आपके प्रश्न जो है कम आने के संभावनाएं हैं, ठीक है, फिर भी एक बार आपको पढ़ा रहेगा तो यहाँ से प्रश्न जो है आपको पकड़ाने की प्रबल संभावना है। निर्माण IAS एकेडमी, चूँकि आप जो आप अध्ययन करते हैं उसका भी जांच होना चाहिए, तो मैं आपको निर्माण IAS एकेडमी जो है हिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का आयोजन करती है। आप जो है हिस्ट्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आप जुड़ करके अपना तैयारी को और आप धारदार बना सकते हैं। इसके लिए जो है आपको एवरी संडे और एवरी वेडनेसडे जो है आप टेस्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है। इस नंबर पर आप विशेष संपर्क करके आप टेस्ट से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये टेस्ट जो है झारखंड PGT प्लस KVS प्लस NVS प्लस UGC नेट से संबंधित महत्वपूर्ण मैं टेस्ट सीरीज चलाते रहता हूं। आप इससे ज्वाइन अवश्य करें और अपने तैयारी को और मजबूत करें, ठीक है। अब देखेंगे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो है बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा जो है इसको देख करके आप जो है देखिए। सेक्शन बी का पहला जो टॉपिक है आप देखेंगे भारत 750 से 1200, राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था। तो ये आपको इग्नू की पुस्तक जो है MA उसमें आपको बढ़िया से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंडिया
715 से 1200 आपके पॉलिटी सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स आपको देखना है। उत्तर भारत में प्रमुख राजवंश और राजनीतिक संरचनाएं, कृषि संरचनाएं, भारतीय सामंतवाद, राजपूतों का उदय। यहाँ पर देखिएगा राजपूतों का उदय, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजपूत का उदय से संबंधित कौन किसने मत दिया ये पूछा जाएगा, ठीक है। और राजपूत कहाँ कहाँ था, जैसे चौहान कहाँ था, परमार कहाँ था, गढ़वाल कहाँ था, प्रतिहार कहाँ था, चंदेल कहाँ था, ठीक है। ये सारे आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में शाही, चोल और उनके समकालीन, ठीक है। दक्षिण में ग्राम समुदाय जो है, महिलाओं के लिए शर्तें, वाणिज्यिक व्यापार समूह और संघ, कस्बों, सिक्के की समस्या, सिंध की अरब विजय, गजनी साम्राज्य। तो यहाँ जो है सिंध के अरब विजय और गजनी साम्राज्य जो है, ये भी टॉपिक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं, ठीक है। गजनवी एम्पायर्स जो है, गजनी साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। आप देखेंगे सेक्शन बी का टॉपिक नंबर 2, तो उसमें आप पाएंगे इंडिया 750 से आपके 1200, इसमें भी पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, संस्कृति, साहित्य, कलहन, इतिहासकार, है ना। तो यहाँ पर कल्चर, लिटरेचर, कलहन, हिस्टोरियन, है ना, ये सारे के बारे में पढ़ना है। मंदिर, वास्तुकला की शैली, मूर्ति, धार्मिक विचार और संस्थाएं, शंकराचार्य के वेदांत, रामानुज, भक्ति, इस्लाम का विकास और भारत में उसका आगमन, सूफीवाद क्या है, यहाँ सूफीवाद जो है इम्पोर्टेंट है। सूफीवाद और भक्ति आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय विज्ञान, अल बरूनी और उनकी भारतीय विज्ञान, ठीक है। अल बरूनी का जो वथी है किताबुल हिंद, उससे संबंधित आपको जानकारी रखना होगा। उसमें कितने अध्याय हैं, तो किताबुल हिंद में 80 अध्याय हैं। उससे संबंधित क्या किसने कहा, तो ये सारे आपको जानकारी रखना होगा। भारतीय विज्ञान और सभ्यता का अध्ययन, ठीक है। आपको भारतीय विज्ञान और सभ्यता का अध्ययन, इंडियन साइंस एंड सिविलाइजेशन का जो है आपको जानकारी रखना होगा। इसी प्रकार जो है आप देखेंगे टॉपिक 3, सेक्शन बी का जो टॉपिक 3 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में आप देखेंगे कि 13वीं शताब्दी, है ना, तो 13वीं शताब्दी में जो है आपको गोरियन इन्वेंशन, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ घेरियन हो गया, यहाँ गोरियन इन्वेंशन यानी मोहम्मद गौरी जो है आपका 13th सेंचुरी, द गोरियन इन्वेंशन, फैक्ट्स बिहाइंड गोरियन सक्सेस, उसका जो है उसके सफलता के क्या कारण था, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो यहाँ मोहम्मद गौरी को आपको देखना है। मोहम्मद गौरी यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग कर लेंगे, मोहम्मद गौरी से संबंधित करता है। 13वीं शताब्दी में जो है मोहम्मद गौरी के आक्रमण, मोहम्मद गौरी के सफलता के पीछे कौन कौन से काउजेज थे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम, है ना, आपके आर्थिक, सामाजिक एंड सांस्कृतिक परिणाम। इसके बाद जो है गुलाम राजवंश, तो गुलाम राजवंश, इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी क्रांति, प्रारंभिक सल्तनत, वास्तुकला, तो ये सारे आपको पढ़ना है। इसी में देखेंगे टॉपिक नंबर 4, तो टॉपिक नंबर 4 में क्या है, 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी की विजय, यानी द 14th सेंचुरी अलाउद्दीन खिलजी कंक्विस्ट, है ना, उसके जो है कृषि और आर्थिक उपाय, मोहम्मद बिन तुगलक की रियासतें और, है ना, ये सारे, और इब्न बतूता से संबंधित को भी आपको देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है सर्वाधिक रियासत थे, 23 रियासत थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर 5 नंबर टॉपिक जो है आपका 13वीं से 14वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, सल्तनत के तहत जाति और गुलाम, तकनीकी परिवर्तन, सल्तनत, वास्तुकला, फारसी साहित्य, अमीर खुसरो, इतिहास लेखन। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतिहास लेखन से संबंधित आपको नोट्स नहीं मिलेगा। तो इतिहास लेखन से संबंधित यदि आपको विशेष अध्ययन करना है तो पीजी की जो है आपके पीजी में इग्नू की पुस्तक है, तो उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। फिर जियाउद्दीन बर्नी,
एक समग्र संस्कृति का विकास। उत्तर भारत में सूफीवाद, लिंगायत संप्रदाय और दक्षिण में भक्ति विद्यालय, विद्यालय मतलब स्कूल, है ना आपके। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है आपका 5 नंबर टॉपिक, ठीक है। इसके अलावे जो है आपका नंबर 7 जो है, तो 7 में आपके 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ और साहित्य, प्रांतीय स्थापत्य शैली। तो ये प्रांतीय स्थापत्य शैली के अंतर में जैसे उज्जैन में हुआ, ठीक है, आपके जौनपुर में हुआ, तो ये सारे को पढ़ना है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में समाज, संस्कृति, साहित्य और कला, एकेश्वरवादी आंदोलन, कबीर और गुरु नानक को पढ़ना है। भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, अनेक अपने सर्वेश्वरवादी चरण में, तो सारे कुछ पढ़ना है। आप देखेंगे 8 नंबर 8 में क्या है, सेक्शन बी का 8 यानी मध्यकालीन में, इसमें अकबर और उनकी विजय और साम्राज्य का समेकन। अकबर ने पहला विजय कौन किया, अंतिम विजय कौन किया, कब किसने जीता, सारे को आपको पढ़ना है। जागीर और मनसब व्यवस्था की स्थापना, यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है जागीर और मनसब व्यवस्था की स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है। उनकी राजपूत नीति क्या है, अकबर की राजपूत नीति। धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, सुलह-ए-कुल, धार्मिक नीति का सिद्धांत। अबुल फजल, विचारक और इतिहासकार। कला और प्रौद्योगिकी का न्यायालय संरक्षण। तो सारे चीज़ जो है आपको अकबर के समय पढ़ना है। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य यानी 1600 के बाद जो है मुगल साम्राज्य कैसा था, जहांगीर की प्रमुख नीतियाँ क्या था, खास करके प्रशासनिक और धार्मिक, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस जो है पॉलिसी ऑफ जहांगीर पीरियड। शाहजहां और औरंगजेब के समय साम्राज्य और जमींदार। मुगल साम्राज्य की प्रकृति, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का संकट, विद्रोह। यहाँ पर देखेंगे अहोम साम्राज्य, शिवाजी और प्रारंभिक मराठा साम्राज्य। यानी 9 नंबर टॉपिक में आपका इम्पोर्टेंस है ना, द अहोम किंगडम, शिवाजी एंड इट्स ईयरली, मराठा किंगडम, यानी आपको यहाँ पर देखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर टॉपिक्स जो है आपके अर्थव्यवस्था और समाज से संबंधित है, जो 16वीं से 17वीं शताब्दी, जनसंख्या, कृषि और शिल्प उत्पादन, खास करके कस्बे, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के माध्यम से यूरोप के साथ वाणिज्य, एक व्यापार क्रांति, भारतीय व्यापारिक वर्ग, बीमा, बैंकिंग, क्रेडिट सिस्टम और किसानों अकालों की स्थिति। तो अकाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। महिलाओं की क्या स्थिति थी, फीमेल कंडीशन, है ना, आपके 16वीं से 17वीं आपके सेंचुरी में, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपका 11th नंबर टॉपिक जो है यानी मुगल साम्राज्य के दौरान संस्कृति, यानी कहता है कि कल्चर ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य के दौरान संस्कृति जो है, फारसी साहित्य, ऐतिहासिक कार्य, हिंदी और धार्मिक साहित्य, मुगल वास्तुकला, मुगल चित्रकला, ठीक है, वास्तुकला और चित्रकला के प्रांतीय स्कूल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तुकला और चित्रकला का जो प्रांतीय स्कूल है ना। इसके बाद जो है शास्त्रीय संगीत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सवाई जयसिंह खगोलविद, यानी सवाई जयसिंह जो है वो कितने जंतर मंतर की स्थापना किए, कहाँ कहाँ किए, वो कैसे खगोलविद थे। रहस्यवादी उदारवाद, जिसमें दारा सुको यानी यहाँ सिको होगा, दारा सिको, भक्ति, वैष्णव भक्ति, महाराष्ट्र धर्म और सिख समुदाय, खालसा का विकास, है ना, ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावे जो आप देखेंगे, इसके अलावे तो पाएंगे कि सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में के पहले एक और है 12 नंबर टॉपिक, जिसमें आपको 18वीं सदी का पहला भाग यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, इसमें देखना है फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, अर्थात 18वीं शताब्दी का पहला भाग में आप जब बात करेंगे तो पाएंगे कि इसमें मुगल साम्राज्य के पतन के कारक, है ना, कि कौन कौन सा फैक्टर्स बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी आप देखेंगे मुगल एम्पायर का जो है पतन के क्या कारण है, ठीक है, पतन के कारण। इसके अलावे आप बात करेंगे पतन के अलावे क्षेत्रीय रियासतें, निजाम का दक्कन, बंगाल, अवध, पेशवा के अधीन,
मराठा प्रभुत्व का उदय, मराठा राजकोषीय और वित्तीय प्रणाली, अफगान सत्ता का आपातकाल यानी पानीपत का 1761 ईस्वी का जो है आपका ये पानीपत का जो है आपका युद्ध को भी देखना है। ठीक है। ब्रिटिश विजय की नज़र में आंतरिक कमजोरी, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से, है ना, इंटरनल वीकनेस, पॉलिटिकल, कल्चरल्स एंड इकोनॉमिक्स ऑन आइज ऑफ ब्रिटिश कंसिक्वेंट, है ना। अब इसी प्रकार जो है अब हम लोग टॉपिक सी पर बात करेंगे, जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है उससे। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है कुल मिलाकर के मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लोगों को इंटरेस्ट भी है और समझने में भी आपको आसानी मिले पड़ेगा। तो चलिए मॉडर्न इतिहास पर बात करते हैं। पहला जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, है ना, भारत में ब्रिटिश शासन की क्या स्थापना है, तो ये टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें देखेंगे भारतीय शक्ति के खिलाफ ब्रिटिश सफलता के कारक, यानी भारतीय शक्ति के खिलाफ जो है ब्रिटिश सफलता के क्या क्या कारक हैं। ठीक है। फैक्टर्स बिहाइंड ब्रिटिश सक्सेस अगेंस्ट इंडिया, है ना, पावर एंड, ठीक है, मैसूर, है ना, मैसूर, है ना, पावर्स मैसूर, मैसूर को कैसे जीता है, मराठा कॉन्फिडेंसी, है ना, इसके साथ में प्रतिरोध में प्रमुख शक्तियों के रूप में मराठा परिसंघ और पंजाब, है ना, सहायक गठबंधन के रूप में नीति और व्यापकता का सिद्धांत, है ना। तो आप देखेंगे कि पंजाब एज मेजर पावर्स इन रेसिस्टेंट पॉलिसी एज द सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है आपके डलहौजी से संबंधित आ जाता है। 1857 के जो विद्रोह होता है उस समय आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके देखेंगे कॉलोनियल इकोनॉमिक्स में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में श्रद्धांजलि प्रणाली, है ना, ट्रिब्यूट सिस्टम जिसे कहते हैं, श्रद्धांजलि प्रणाली को ट्रिब्यूट सिस्टम, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का। तो यहाँ पर से प्रश्न आता है धन का निष्कासन और डी औद्योगिकीकरण, है ना, डी औद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। इसके अलावे जो है राजकोष के दबाव यानी फिस्कल जो है प्रेशर्स एंड रेवेन्यू यानी राजस्व सेटलमेंट यानी क्या कहते हैं, राजकोष के दबाव और राजस्व बंदोबस्त को भी पढ़ना है। तो राजस्व बंदोबस्त में आपको 3 प्रकार जो है आपको पढ़ना है, जिनमें से एक जमींदारी है, रैयतवाड़ी है और महलवाड़ी है। ठीक है, ये जो है तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू सेटलमेंट में, यहाँ से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज, है ना, अप टू 1857, है ना, 1857 तक ब्रिटिश राज की संरचना क्या था, स्ट्रक्चर पूछता है। 1857 तक जो है ब्रिटिश राज की क्या वो थी था यानी स्ट्रक्चर था। इसके अलावे जो है इसमें थोड़ा सा और पढ़ना है 1773 से 1784 के अधिनियम और प्रशासनिक संगठन सहित, यानी कहता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट्स है और इसके अलावे जो है 1784 ईस्वी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्रशासनिक संगठन सहित इसमें आपको अध्ययन करना है। इसके अलावे जो है आप टॉपिक नंबर 3 जो ये आधुनिक इतिहास से संबंधित है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जो है पूरा परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है। यदि हमको प्रश्न आपको सेट करने रहा तो मैं इस टॉपिक से जरूर आपको सेट करता। रेसिस्टेंट ऑफ कॉलोनियल आपके रूल्स यानी औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध, इनमें जो है प्रारंभिक विद्रोह यानी जब अंग्रेज जो है भारत में शासन स्थापित कर रहा था तो उसके प्रारंभिक विद्रोह कौन कौन से हुए। झारखंड में जैसे कई प्रारंभिक विद्रोह हुआ, चुवाड़ हुआ, तिलका हुआ, हो हुआ, कोल हुआ, ठीक है, संस्थाल हुआ। तो प्रारंभिक विद्रोह जो है कहाँ कहाँ कौन कौन हुए, 1857 के विद्रोह के कारण, है ना, यानी 1857 के रिवॉल्ट का जो है कॉजेज क्या क्या था उसको भी देखना है। नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ
रिवॉल्ट ऑफ 1857, है ना। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राज, है ना, आपका जो है राज का पुनर्गठन कैसे किया, और 1858 और उसके बाद, है ना, 1858 यानी 1857 एंड आफ्टर, उसके बाद, ठीक है। अब देखेंगे टॉपिक नंबर 4। तो टॉपिक नंबर 4 में सोशियो कल्चर इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल्स, यानी आप औपनिवेशिक शासन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर चर्चा यहाँ पर देखेंगे। औपनिवेशिक शासन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल्स में आधिकारिक सामाजिक सुधार उपाय 1828 से 1857 ईस्वी में क्या क्या जो है ये मेजर्स रिफॉर्म किया था, ठीक है, रिफॉर्म किया था। ऑफिशियल सोसाइटी रिफॉर्म्स कैसे कैसे किया था, तो उसको आपको देखना है, जिनमें से जैसे विधवा पुनर्विवाह है, इसके अलावे जो है सती प्रथा पर रोक है, क्या कहते हैं, तो तमाम जो भारत में जो बुराई था उसको किस प्रकार जो है समाप्त किया, कैसे कैसे सुधार किया। प्राच्य विद अंग्रेजीवाद विवाद, है ना, इसमें एक इम्पोर्टेंट आता है कि ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी यानी प्राच्य जो है और अंग्रेजी का जो विवाद है, अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस का आना, ठीक है। आपके देखें इंग्लिश एजुकेशन एंड द प्रेस, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस का आना ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अंग्रेजी शिक्षा से जैसे खास करके मैकाले का जो है इसको भी आपको पढ़ना है। क्रिश्चियन मिशनरी और ईसाई जो है मिशनरी की गतिविधियाँ क्या है, ईसाई क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ईसाई मिशनरियों की क्या एक्टिविटीज़ है तो आपको देखना होगा। इसके बाद जो है बंगाल रेनेसा, यानी बंगाल में जो है पुनर्जागरण से संबंधित बंगाल और अन्य क्षेत्रों में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बंगाल रेनेसा सोसाइटी एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन बंगाल एंड अदर एरियाज, यानी यहाँ पर देखेंगे बंगाल और अन्य क्षेत्रों में सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए कौन कौन सा आंदोलन हुआ। सामाजिक सुधार के फोकस के रूप में महिलाएं, इसके बाद जो है आपका वुमेन एज फोकस ऑफ सोशल रिफॉर्म, यानी सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महिलाएं जो है यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। 5वां नंबर टॉपिक है अर्थव्यवस्था 1858 से 1914, रेलवे, है ना, यानी इकोनॉमिक्स जो है 1858 से 1914 तक जो है रेलवे, है ना। इसके बाद जो है कॉमर्शियलाइजेशन जिसे व्यवसायीकरण कहते हैं, भूमिहीन मजदूरों की वृद्धि और ग्रामीण ऋणग्रस्तता, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भूमिहीन कहाँ पर है, भूमिहीन मजदूरों की वृद्धि और ग्रामीण जो है ऋणग्रस्तता। अकाल, तो अकाल से संबंधित जो आयोग है उससे प्रश्न आपको आते हैं। ब्रिटिश उद्योग के लिए भारत एक बाजार के रूप में, सीमा शुल्क का हटाना, विनिमय और प्रतिकारी उत्पाद शुल्क, आधुनिक उद्योग का सीमित विकास, है ना। तो आधुनिक क्या कहता है, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, यानी आधुनिक उद्योग का जो क्या कहते हैं लिमिटेड ग्रोथ जो हुआ उसको भी इसमें आपको अध्ययन करना है। इसके बाद जो है आपके टॉपिक नंबर 6, तो टॉपिक नंबर 6 जो है आपका प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ईयरली जो है इंडियन नेशनलिज्म से संबंधित जो है प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद, जिसमें आपको सोशल बैकग्राउंड जो है सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित जो है सोशल बैकग्राउंड, राष्ट्रीय संघों का संगठन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशंस, है ना। यहाँ पर देखेंगे प्रारंभिक राष्ट्रवादी युग के दौरान किसान और जनजातीय विद्रोह, तो ये इम्पोर्टेंस है। पीजेंट्स एंड ट्राइबल अपराइजिंग ड्यूरिंग द ईयरली नेशनलिस्ट इरा, है ना, विद्रोह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये इम्पोर्टेंट आ जाता है। कांग्रेस के उदारवादी चरण और उग्रवाद का विकास, यानी भारत में जो है कैसे जो है
द मॉडरेट फेज ऑफ द कांग्रेस, ग्रोथ ऑफ एक्सटर्मिनिज्म, द काउंसिल एक्ट 1909 यानी भारतीय परिषद अधिनियम, होम रूल आंदोलन 1919 और भारत सरकार अधिनियम। यहाँ से प्रश्न आएंगे। 7वां नंबर टॉपिक में है भारत के उद्योगों की अंतर युद्ध, अर्थव्यवस्था और संरक्षण की समस्या, कृषि संकट, व्यापक मंदी, ठीक है, व्यापक मंदी, ओटावा समझौता और भेदभावपूर्ण संरक्षण, ट्रेड यूनियनों की वृद्धि, किसान आंदोलन, कांग्रेस का आर्थिक कार्यक्रम, कराची संकल्प 1931, है ना। तो कराची जो है रिजोल्यूशन 1931, ये बहुत इम्पोर्टेंट्स है। आप यहाँ पर जो है यहाँ से प्रश्न जो है एकदम पूछा जाएगा, ठीक है। कहाँ से पूछे जाएंगे? 7 नंबर टॉपिक और 6 नंबर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, है ना, नेशनलिज्म अंडर गांधी लीडरशिप, है ना। गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद में देखेंगे गांधी का कैरियर, है ना, गांधीज कैरियर थ्राउट द मेथड्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, यानी गांधी का जो कैरियर है विचार और जन लामबंदी के तरीके, जिसमें रौलट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यहाँ खिलाफत असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन 1940 में सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, राज्य जन आंदोलन, है ना। तो आपको देखेंगे स्टेट पीपल मूवमेंट, है ना, राज्य जन आंदोलन, यहाँ पर भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये इससे प्रश्न अभी तक नहीं बनता है। आपको राज्य जन आंदोलन छोड़ भी देंगे फिर भी आपको पकड़ा जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन का अन्य धाराएं, तो राष्ट्रीय जो है अदर स्टैंड्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, जिनमें जो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट सिंस जो है 1905, है ना। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य धाराएं में आप जब बात करेंगे तो पहला जो है 1905 से क्रांतिकारी आंदोलन, है ना। बी में देखेंगे, इसी में बी नंबर में संवैधानिक राजनीतिक और स्वराज्यवादी उदारवादी सहयोग। सी में देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की विचार। डी में वामपंथी समाजवाद और कम्युनिस्ट। ई में देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना, है ना, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, है ना, यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस जिसके चीफ कमांडर थे। इसके बाद जो है एफ में देखेंगे सांप्रदायिक धाराएं, है ना, कॉमनल स्टैंड्स, मुस्लिम लीग, जिसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये इम्पोर्टेंट है, यानी आपका खास करके यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा से क्वेश्चन पूछेंगे। और आपका जी यानी 6 से जो है ओमेन इन द नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, कौन कौन से भाग लिए, ये सारे आपको जानना होगा। इसके अलावे जो है आप देखेंगे 10 नंबर टॉपिक में साहित्य और सांस्कृतिक आंदोलन, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, सुब्रमण्यम भारती, इकबाल। केवल उदाहरण के रूप में कला में नए रुझान, फिल्म उद्योग, लेखक, संगठन और रंगमंच। तो हम जो टेस्ट लिए हैं तो इसमें फिल्म उद्योग से संबंधित, लेखक, संगठन और रंगमंच से संबंधित भी कई टॉपिक दिए हैं। इसके अलावे जो है 11 नंबर टॉपिक जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में स्वतंत्रता की ओर, है ना, स्वतंत्रता की ओर जो है टुवार्ड्स फ्रीडम, है ना, स्वतंत्रता की ओर टुवार्ड्स फ्रीडम में देखेंगे स्वतंत्रता की ओर में। तो यहाँ पर मज़ेदार बात है कि 1935 का अधिनियम आता है, ठीक है, टुवार्ड्स फ्रीडम में, द एक्ट ऑफ 1935। इसके अलावे कांग्रेस मंत्रालय, है ना, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1917 टू 1939, ये इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस जो मंत्रिमंडल है उसका गठन हुआ था। पाकिस्तान आंदोलन, है ना, द पाकिस्तान मूवमेंट और पोस्ट 1950 अपराइजिंग, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1945 के बाद का उभार, जिनमें RIN विद्रोह, है ना, RIN विद्रोह जो है आपको RIN
म्यूटिनी जो हुआ तेलंगाना, ये सारे में। इसके बाद जो है आप देखेंगे संवैधानिक वार्ता और सत्ता का हस्तांतरण, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल निगोटिशियंस एंड द ट्रांसफर ऑफ पावर्स, है ना, कैसे जो है पावर का हस्तांतरण हुआ 15 अगस्त 1947 तक। आपके 12 नंबर जो टॉपिक है आप देखेंगे स्वतंत्रता का प्रथम चरण। तो स्वतंत्रता का प्रथम चरण जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1947 से 1964 तक का जो है द फर्स्ट फेज ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 टू 64, है ना। विभाजन के परिणाम का सामना करना, गांधी जी की हत्या, आर्थिक अव्यवस्था, राज्यों का एकीकरण, लोकतांत्रिक संविधान 1950, कृषि सुधार, एक औद्योगिक कल्याणकारी राज्य का निर्माण योजना और औद्योगिकीकरण, गुटनिरपेक्षता की नीतियाँ, पड़ोसियों से संबंध। तो यहाँ से जो टॉपिक है हम आपके जो ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं हर टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न देते हैं और आने वाले परीक्षाओं में यहाँ से पूछने की प्रबल संभावना है। चूँकि आप देखेंगे जब सिलेबस में, तो सिलेबस एक इंग्लिश में दिया है और उसमें आधुनिक विश्व का इतिहास जो है कहीं पर लिखा नहीं है, डायरेक्ट जो है 13 नंबर 14 नंबर इस प्रकार कर दिया है। लेकिन आप जब देखेंगे सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो 13 नंबर जो है यूनिट से आपका विश्व का इतिहास जो है इनलाइटमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज, यानी प्रबोधन और आधुनिक विचार जो है, यहाँ ज्ञान और आधुनिक विचार हो गया है। इनलाइटमेंट मतलब होता है प्रबोधन एवं आधुनिक आइडियाज जो है। तो इसमें जो है पहला जो टॉपिक है यहाँ पर उसमें रेनेसां और उसके बैकग्राउंड को पढ़ना है, यानी पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि क्या है। दूसरा है प्रबोधन के प्रमुख विचार। तो प्रबोधन के प्रमुख मेजर आइडिया और इनलाइटमेंट, कांट एंड रूसो। तो यहाँ पर जो है प्रबोधन का जो प्रमुख जो विचार है कांट और रूसो को पढ़ना है। तीसरा टॉपिक जो है वर्ल्ड इतिहास में यूरोप के बाहर ज्ञान का प्रसार और समाजवादी विचारों का उदय, मार्क्स तक, यानी मार्क्स तक जो है आपको यहाँ पर देखेंगे, मार्क्स तक जो है आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है आधुनिक राजनीति की उत्पत्ति जो है ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स में आप जब देखेंगे ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स में, तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है यूरोपियन स्टेट सिस्टम, यानी यूरोपीय राज्य प्रणाली। तो यूरोपीय राज्य प्रणाली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेरिकी क्रांति और संविधान। इसके बाद जो है फ्रांसीसी क्रांति और क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आफ्टर मैथ, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ कहने का अर्थ है फ्रांस की क्रांति और उसके बाद का क्या स्थिति है, आफ्टर मैथ बोल दिया है के बाद, खास करके 1789 टू 1815, है ना, 1815। ब्रिटिश लोकतांत्रिक राजनीति जो है आपको फ्रेंच डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1815 से 1850 के बीच में पढ़ना है, जिसमें पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स यानी फ्री ट्रेड्स, चार्टिस्ट, ये सारे को आपको पढ़ना है। अब देखेंगे 15 नंबर टॉपिक में, 15 नंबर में देखेंगे औद्योगिकीकरण। तो औद्योगिकीकरण में आप पाएंगे, औद्योगिकीकरण में पहला जो टॉपिक है अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति, यानी इंग्लिश इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, काजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, यानी उसके जो है अंग्रेज का जो औद्योगिक क्रांति था उसका क्या कारण था, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इसके अलावा जो है अन्य देशों में औद्योगिकीकरण, खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस और जापान। तो यहाँ डिफाइंड है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अदर कंट्रीज, कौन कौन सा, यूएसए, जर्मन, रूस और जापान। समाजवादी औद्योगिकीकरण, सोवियत और चीनी। तो यानी सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में सोवियत एंड चाइनीज का पढ़ना है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे 16 नंबर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। 16 नंबर में देखेंगे पहला टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 18th सेंचुरी। मतलब यहाँ पर देखेंगे कि
राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19वीं सेंचुरी, यानी आप देखेंगे 19वीं शताब्दी में, यहाँ पर 19वीं होता, 19वीं शताब्दी में आपका राष्ट्रवाद का जो है कैसे कैसे उदय हुआ, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। आप देखेंगे 16 के बाद 17, तो 17 में है, 16 में एक और है राष्ट्रीयताओं के उदय से साम्राज्यों का विघटन, यानी इसको कहेंगे, है ना। फिर आप देखेंगे 17 नंबर में, तो 7 साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में सबसे पहला जो टॉपिक इसमें है उपनिवेशिक व्यवस्था, जिसमें नई दुनिया का शोषण, ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार, एशिया विजय से श्रद्धांजलि, है ना, एशिया विजय से श्रद्धांजलि। यहाँ पर देखेंगे आपका 17 का 2 में, तो 17 के 2 में आप पाएंगे कि 17 के 2 में, 17 के 2 में तो फांसीवाद क्रांति इटली और जर्मनी में, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है 3 नंबर टॉपिक में आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको पढ़ना है 17 का 3, ठीक है। आप उसके बाद 4 में है 1949 की चीनी क्रांति, तो 1949 में जो चीनी क्रांति है। 18 में क्रांति और प्रतिक्रांति, तो क्रांति और प्रतिक्रांति जो है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन रिवोल्यूशन, यानी 19वीं शताब्दी में यूरोपीय क्रांतियाँ क्या है। इसके बाद जो है इसमें आ जाता है 1917 से 1921 के रूसी क्रांति, है ना, यानी द रशिया रिवोल्यूशन ऑफ 1917 to 1921। इसके बाद फांसीवादी प्रतिक्रांति इटली और जर्मनी। यहाँ पर फासिस्ट काउंटर रिवोल्यूशन इटली एंड जर्मनी के बारे में आपको देखना है। और 18 नंबर का जो अंतिम टॉपिक है उसमें देखेंगे, फिर है 1949 की चीनी क्रांति, 2 बार आ गया, कोई बात नहीं है, द चाइनीज रिवोल्यूशन 1949। अब इसके बाद जो है आपके टॉपिक नंबर जो है 19 में, तो 19 में आप पहला जो है कुल युद्धों के रूप में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध सामाजिक प्रभाव, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार एज टोटल वार्स, है ना, सोशल इम्प्लीकेशंस, इसमें क्या रहा, सामाजिक प्रभाव क्या रहा, इसको आपको देखना है। दूसरा में है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण है और उसके क्या क्या मतलब परिणाम हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का राजनीतिक प्रभाव पूछता है, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी राजनीतिक परिणाम क्या हुआ। फिर आपको जब देखेंगे तो वर्ल्ड वार आ जाता है, कोल्ड वर्ल्ड वार आता है, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध जो है यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट है, शीत युद्ध में 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, खास करके पहला इमरजेंस ऑफ 2 ब्लॉक्स, यानी 2 गुटों का उदय कैसे हुआ, 2 गुटों का उदय, है ना, इमरजेंस ऑफ 2 ब्लॉक्स। इसके अलावे इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट यूरोप एंड यूएस स्ट्रेटजी, कम्युनिस्ट ईस्ट यूरोप, है ना, यानी पश्चिमी यूरोप और अमेरिकी रणनीति का एकीकरण, साम्यवादी पूर्वी यूरोप। फिर देखेंगे तीसरी दुनिया का उदय और गुटनिरपेक्ष, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा इमरजेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड। तो थर्ड वर्ल्ड कौन सा है, और नॉन अलाइनमेंट, है ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तो ये भारत के संदर्भ में है और यहाँ से प्रश्न इम्पोर्टेंट बनेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ और विवाद समाधान, यानी ये भी UN एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या विवाद है और उसका क्या समाधान है, इससे संबंधित आपका प्रश्न यहाँ से बनता है। इसी प्रकार जो है टॉपिक नंबर 21, तो कोनियल लिटरेशन, तो कोनियल लिटरेशन में जो है आपको देखेंगे औपनिवेशिक मुक्ति में 21 नंबर में लैटिन अमेरिका और बोलीवर। तो लैटिन अमेरिका जो है लातिन अमेरिका एंड बोलीवर। इसके बाद जो है दूसरा अरब विश्व मित्र, है ना, अरब वर्ल्ड मिस्र है, मतलब इजिप्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में इजिप्ट। अब देखेंगे 21 में
अफ्रीकी रंग भेद से लोकतंत्र तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ से जो है परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नेशनल मंडेला को पढ़ना है, कैसे क्या क्या हुआ। अफ्रीका एपार्थीड टू डेमोक्रेसी, यानी अफ्रीका में रंग भेद की नीति से लेकर लोकतंत्र तक जो है आपको पढ़ना है। अब दक्षिण पूर्व एशिया और वियतनाम, तो साउथ ईस्ट एशियन और वियतनाम से संबंधित आपके 4th नंबर टॉपिक है। इसी प्रकार जो है आपके यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर जो टॉपिक है, 22 नंबर जो टॉपिक है उसमें उपनिवेशीकरण, औपनिवेशीकरण और अविकसितता है ना, डीकोलोनाइजेशन एंड अंडर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है डीकोलोनाइजेशन, ब्रेक अप टू कॉलोनियल एम्पायर्स, जिसमें ब्रिटिश है, फ्रेंच है, डच है, यहाँ पर डूथ लिखा गया तो यहाँ पर डच होगा, है ना, क्या होगा, डच। इसमें देखेंगे विकास में बाधा डालने वाले कारक, जिसमें लैटिन अमेरिका और अफ्रीका। तो यहाँ विकास में जो है बाधा डालने वाले कौन कौन सा कारक है, खास करके अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के दृष्टिकोण में। यहाँ देखेंगे फैक्टर्स कंट्रैक्टिंग डेवलपमेंट लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका, यूनिफिकेशंस ऑफ यूरोप, यानी यूरोप का एकीकरण। तो ये आपका यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप में देखना है, यूरोप का एकीकरण में युद्धों के बाद की नींव, जिसमें नाटो और यूरोपीय समुदाय के बारे में आपको देखना है। नाटो और यूरोपीय समुदाय आप देखेंगे, यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय संघ का सम्मेलन और विस्तार, यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय संघ का समेकन और विस्तार से संबंधित जो है प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जो है सोवियत विघटन और एक ध्रुवीय विश्व, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सोवियत का जो विघटन हुआ और एक ध्रुवीय विश्व, आपसे यहाँ से जो है प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे शीत युद्ध की समाप्ति और विश्व में अमेरिका का उदय, और लास्ट जो है ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण। इस प्रकार जो है आज मैं हिंदी का जो है हिंदी में झारखंड पीजीटी के सिलेबस पर चर्चा की है। यदि आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो निर्माण आईएएस एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिससे आपको परीक्षा से संबंधित या महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित समय समय पर कई ये टिप्स दिए जाते हैं, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। इसका नंबर जो है मैं एक बार आपको 85 466 525 है ना, पर आप जो है जुड़ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, इसके अलावा जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के विशेष जानकारी वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।